नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है वो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यह बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें चार आपके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे, कहेंगे चार के चारों सही हो सकते हैं और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। इसलिए अगर आप सोचें हम रट के कोई क्वेश्चन का आंसर हम रट लें पास हो जाएंगे, तो नहीं पास हो सकते। आपको लैंग्वेज के समझना पड़ेगा कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। टेट की यही खासियत होती है दोस्तों। और आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जैसे किसी भी राज्य का आप टेट देंगे, टेट में आप रट लेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन सीटेट में आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व कर रहे हैं वो आपका सीटेट पेपर 2 है, जो कि 6 फरवरी 2023 को आपको पूछा गया था। जो बाल विकास सीडीपी है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही 30 क्वेश्चन हम सब कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट में जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराया रहा है, नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, करें एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसकी बात करें वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास जो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है अनुवांशिक और वातावरण से प्रभावित होता है, यह चीज आप जानते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक परिवेश भी उत्तरदायी होता है, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन ऑप्शन पहले देखते हैं, परवरिश की शैलियाँ, अनुवांशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। ये दोस्तों चारों ऑप्शन सही है। अब कैसे आपको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों जो परवरिश शैलियाँ, बच्चों को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसी आपकी शैली है, कैसा आपका पारिवारिक माहौल है, आपके घर में कौन से बच्चे हैं, कैसे बात करते हैं, यह सब कहाँ से सीखेगा बच्चा। परिवार से सीखेगा और परिवेश से सीखेगा। मतलब परिवारिक शैलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अनुवांशिक ढांचा, जो वृद्धि होती है दोस्तों बच्चे का जो अनुवांशिक होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और विद्यालय अनुभव, विद्यालय बच्चा जाता है वहाँ पे किस प्रकार से कैसा सीखता है, वह वातावरण से संबंधित है। व्यक्तिगत रुचि, बच्चे का जो आंतरिक प्रेरणा है सीखने की नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। वृद्धि और विकास में ये सभी कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन है कैसा है दोस्तों। ऑप्शन है पहला, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक हुए। सेकंड है, वंशानुक्रम और परिवार कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। लास्ट है, अपरिवर्तनीय और पैर की उंगलियों से सिर तक आगे बढ़ते हैं। देखिए जो विकास होता है दोस्तों बच्चे का, वो पैर की उंगलियों से नहीं होता बल्कि सर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाह की तरफ होता है। ऑप्शन आपका फोर्थ तो होगा नहीं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन करें, वंशानुक्रम में पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। अभी तो ये सही, एक आयामी नहीं होता दोस्तों, रैखिक और एक आयामी नहीं होता विकासात्मक। इस करें सभी संस्कृतियों में एक समान से होता है, ऐसा नहीं। जो विकास होता है सभी कल्चर में एक समान नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। ऑप्शन फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी। राइट आंसर इसमें थर्ड होगा, वंशानुक्रम में पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन कारक से संबंधित है। कथन ये है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। क्या यह सही है दोस्तों कि जितने भी बच्चे होते हैं वह एक ही उम्र में एक ही तरीके से उनका विकास होता है। इसके बाद जो तर्क है, बचपन एक सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। क्या बचपन एक आयामी होता है। ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है दोस्तों। बचपन सार्वभौमिक एक आयामी नहीं होता बल्कि बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। और फर्स्ट तो ऐसे भी गलत था कि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। क्या जो बच्चे का समाजीकरण होता है सिर्फ स्कूल में होता है। नहीं दोस्तों, बच्चा स्कूल जाने से पहले बहुत कुछ सीख के जाता है कि समाज के में कैसे हमको
कैसे बोलना है, किसे गाली नहीं देना है, कैसे घर पे रहना है, कौन चाचा है, कौन मम्मी है, पापा है, यह सब का शिक्षा बल्कि वो घर पे लेके जाता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि विद्यालय जाने से पहले बच्चा कोरी पटिया होता है। बच्चा बहुत कुछ सीख के तब विद्यालय जाता है। विद्यालय द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए, विद्यालय जो है द्वितीयक संस्था है। प्राथमिक संस्था आपका परिवार होता है, पड़ोसी होते हैं, और द्वितीयक संस्था आपका विद्यालय होता है। ये तो सही है, द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक शब्द लग गया है। क्या लग गया है? एकमात्र संस्था। क्या सिर्फ द्वितीयक संस्था सिर्फ एक ही है? आप कहेंगे नहीं, द्वितीयक संस्था और भी है। इसलिए जैसे लाइब्रेरी हो गया, यह भी आपकी द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएंगे। तो द्वितीयक संस्था सिर्फ स्कूल ही नहीं है। द्वितीयक संस्था मतलब वो होता है दोस्तों जिसके संपर्क में बच्चा किसी के द्वारा लाया जाए, खुद से ना आए। जैसे परिवार है, पड़ोसी हैं, उनमें बच्चा खुद ही आता है, खुद ही इंगेज करता है। लेकिन स्कूल में उसे कोई लेके स्कूल बताता है कि हाँ विद्यालय यहाँ पढ़ने आना है, तो द्वितीयक संस्था कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ये दोनों ही गलत है। इसमें अगर यही एकमात्र नहीं लगा होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता तर्क, लेकिन यह गलत है। तो ऑप्शन इसमें दोनों जो गलत किसमें? ऑप्शन 4 ए और आर दोनों ही गलत थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? देखिए, जो कोहलबर्ग है इन्होंने 3 स्तर बताए थे, और तीनों स्तर के 2-2 उप स्तर बताए थे। मतलब 3 इनके स्तर हो गए, और इनके 6 जो है उप स्तर हो गए थे, उप चरण हो गए थे। इन्होंने हर स्तर में बताया था कि बच्चे का कैसे विकास होता है। तो पहला स्तर जो था उत्तर पारंपरिक स्तर था, पूर्व पारंपरिक स्तर था, अमूर्त स्तर था, या फिर पारंपरिक स्तर था। देखिए, अमूर्त स्तर नहीं था, उत्तर पारंपरिक स्तर था, पारंपरिक स्तर था, और पूर्व पारंपरिक स्तर था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा कह रहा है कि सजा मिलेगी, मतलब कि आज्ञा पालन कर रहा है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पूर्व पारंपरिक स्तर। दोस्तों वह किस पे है? पूर्व पारंपरिक स्तर पे रहे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग के आपको दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, इस एग्जाम में आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंज की कहानी है, हिंज की कहानी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? इसके अनुसार जिन पियाजे के अनुसार, जिन पियाजे का आपको पता होना चाहिए, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इन्होंने बच्चे का बताया था कि बच्चे का विकास कैसे होता है। इन्होंने 4 स्टेप बताए थे। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन्होंने 4 प्रकार से बताया था कैसे बच्चे का विकास होता है। अनुकूलन द्वारा, पुनर्वलन द्वारा, पूर्वाभ्यास द्वारा, कलन विधि द्वारा। देखिए, कलन विधि मतलब दोहराव होता है, बच्चों को रटाने का प्रयास करें, ये ऑप्शन होगा नहीं। पूर्वाभ्यास, पुनर्वलन, अनुकूलन, इन्होंने जो फोकस किया था किस पे किया था दोस्तों? वह आपका एडाप्टेशन, अनुकूलन पे किया था, इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही सुमेलित जोड़ी चुनी। दोस्तों आपको मैंने अभी जस्ट बताया ना, पूर्व संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी चालक अवस्था होता है, नाटकीय खेल का संलग्न, क्या जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष से यह माना गया है, जन्म से 2 वर्ष उसमें नाटकीय खेल में संलग्न होता है। सही जोड़ी आपको बता रहे हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बस अस्थायित्व का प्रारंभ है, कि वस्तु उसके सामने नहीं रहे लेकिन तब भी उसका फिगर दिमाग में बना रहे। क्या ऐसा होता है? यह 2 से लेकर 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम है। फोर्थ है यह दोस्तों 7 से आपका 11 है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। ऑप्शन इसमें जो देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें नियम बनाने लगता है बच्चा, सूत्र बनाने लगता है। जो बस अस्तावित होता है दोस्तों, वह ऑप्शन फर्स्ट में देखा जाता है कि जैसे उसकी मम्मी नहीं रहती सामने, तब भी वह उसे पता है मम्मी है नहीं, जैसे हम रोना शुरू करेंगे मम्मी तुरंत आ जाएगी। इसलिए यह दोस्तों बस अस्तावित की जो देखा जाता है वह आपका संवेदी चालक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चों में देखा जाता है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले बैगुस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण है? किसकी बात करें? ले बैगुस्की के अनुसार। अब
इसका आंसर देने के लिए सबसे आपको पता होना चाहिए कि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत था क्या दोस्तों, इन्होंने फोकस किस पे किया था? इन्होंने फोकस किया था सामाजिक संस्कृति पे, सिद्धांत पे फोकस किया था। एक बच्चे समाज के द्वारा सीखता है, संस्कृति के द्वारा सीखता है, भाषा के द्वारा सीखता है, इन सब पे इन्होंने फोकस किया था। संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। अब देखिए बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे, इनका जो फोकस था किस पे था? समाज के द्वारा था। अब समाज में बच्चा जब संवाद करेगा, समाज में क्या होता है, आपस में बात ही करते हैं ना, तो संवाद ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी व्याख्यान, सजा पुरस्कार तो ऐसे भी नहीं सही होते, व्याख्यान भी नहीं है। इन्होंने समाज को फोकस किया, अब समाज के अंतर्गत आपका संवाद आएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे की भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सबसे अच्छा एंगेज करता है। किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ऑप्शन है आपके पास, इन पियाजे, ले बैगोस्की, पीएफ स्किनर, या फिर नाम चॉम्स्की। भाषा का जो सिद्धांत है वो नाम चॉम्स्की दिए थे कि बच्चे में भाषा की अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, जानते रहिए। अंतःक्रिया के द्वारा सीखने का दोस्तों, यह दोस्तों आपके ले बैगोस्की ने कहा था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिक प्रतिपादित किया ले बैगोस्की ने। वही अंतःक्रिया मतलब ना कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जब बच्चा सीखेगा। अगले क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? किसकी बात करें? तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें दो या दो से अधिक आयाम शामिल हो। लय, ताल, स्वर, मूर्धा के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लयों के बीच अंतर कहना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें गणितीय बुद्धि की बात करें तो ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना, यह सब गणितीय तर्क के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अभिकथन ये है और कारण तर्क दिया गया दोस्तों। किशोरों के जेंडर भूमिकाओं और रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। इसकी बात करें किशोर के जेंडर की भूमिकाओं में, तर्क है मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। सबसे पहले प्राथमिक संस्था आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक संस्था है क्या? प्राथमिक संस्था की अगर हमसे बात करें, इसमें बच्चा स्वयं से आता है। क्या मीडिया प्राथमिक संस्था है कि नहीं है? दोस्तों मीडिया प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें जो ए और आर दोनों सही हैं। ये जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग कल्चर से जब बच्चे आपके क्लास में है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम को पालन करें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अलग अलग जो बच्चे के लिए उपयोगी ना हो ऐसे पाठ्यक्रम को आप पालन करें। विभेदित निर्देश लागू करें। थर्ड है मानकीकृत आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसमें आता है वह गलत हो जाता है, तो मानकीकृत मूल्यांकन का पालन आप नहीं कर सकते। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें, आप यह भी नहीं कर सकते। विभेदित निर्देश लागू कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें चारों में जो सबसे ज़्यादा सही होगा वही हमको देखना होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन देखा जाए तो जो सबसे कम गलत है वह क्वेश्चन आपका इसमें राइट हो रहा है, क्योंकि विभेदित निर्देश लागू भी अगर इससे अच्छा कोई भी ऑप्शन होता तो भी वह सही हो जाता, लेकिन अब क्योंकि यह सब एकदम गलत है तो यह सही नहीं हो सकते। अब इसमें जो सही है विभेदित निर्देश लागू करना है, इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। यही चीज़ आपको समझना होता है सीटेट एग्जाम में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इसी प्रकार से होंगे। आप कहेंगे विभेदित, यह भी तो गलत होगा, लेकिन दोस्तों इन सभी के अपेक्षा पहले तीसरे चौथे की अपेक्षा यह कम गलत है, इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकलन। आकलन पहला ऑप्शन है को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। सेकंड है को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। तो बच्चों को समान क्षमता समूहों ध्येय में सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों को पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बच्चों के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सबसे पहले आकलन आपको हम बताते हैं। आकलन जो होता है क्या होता है,
इसमें अगर हम सब सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन यही होगा। आकलन जो होता है वो बच्चों का सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। आकलन हम करते हैं जब बच्चे ना कैसा सीख रहा है कैसा नहीं सीख रहा है, यह सब उसके शिक्षण अधिगम का एक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है दोस्तों। ऑप्शन है पहला ये व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। जो प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है, निष्क्रिय होता है, यह गलत हो जाएगा, यह नहीं हो सकता। सक्रिय और सामाजिक है। परीक्षा उन्मुख है। परीक्षा केंद्रित कोई चीज ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों, परीक्षा केंद्रित जो भी ऑप्शन है वो आपका गलत ही होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यह भी गलत होगा। सक्रिय और सामाजिक है, यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट आंसर। अभिकथन है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। मानकीकृत आपको हमने बताया ना कि मानकीकृत कैसा पॉइंट है, मानकीकृत आपका निगेटिव पॉइंट है। मानकीकृत जिस ऑप्शन में आए वो आपका ऑप्शन गलत ही होगा, तो यह गलत ही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। किसके समावेशी शिक्षा की बात करें, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी को एक समान आप नहीं कर सकते, समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, कोई बच्चा है जो कि तेज बच्चा है कि जिसकी आईक्यू लेवल तेज है, तो दोनों के लिए एक समान तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो दृष्टिबाधित है उसे आप ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप एक समान नहीं कर सकते। ऑप्शन ये दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन ही है आपका फोर्थ इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, कह रहे हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं कहाँ पे प्रवेश ले रहे हैं, समावेशी कक्षा में ले रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। पहला ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए हैं, कथन को पढ़ते हैं। विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। क्या है यह सही दोस्तों। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो विशिष्ट वाले बच्चे होते हैं वो सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन आपका सेकंड वैसे भी गलत हो जाएगा, और वह सीखना अवास्तविक, यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। अगर जो थर्ड की बात करें, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, यह भी सही होगा समावेशी कक्षा में दोस्तों। और इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। थर्ड और फोर्थ किस में है, थर्ड और फोर्थ सेकंड ऑप्शन में है, तो यही आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अन्य सोच, अपसारी सोच। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अपसारी सोच। देखिए एक होता है अभिसारी सोच, एक होता है अपसारी सोच। इसी एक एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझाते हैं, आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे अभिसारी सोच होता है आपके पास, जैसे यह क्वेश्चन है, नहीं ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको निबंध लिखने के दे दिए कि आप किसी टॉपिक पर निबंध लिखिए, यह किस प्रकार का प्रश्न आपका कहा जाएगा, यह अपसारी प्रश्न कहा जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम 100 बच्चों को, 10 बच्चों को, 25 बच्चों को निबंध लिखने के देंगे, सब बच्चों का अलग अलग सोच करके इसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर कई फिक्स आंसर पूछ लें, जैसे हम बच्चों से पूछ लें, बच्चों आप बताइए भारत की राजधानी क्या है। भारतीय राजधानी सभी बच्चे, हम 1000 बच्चों से पूछेंगे, सब कहेंगे नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। अगर हम ऐसा को पूछ लें आप नई दिल्ली की विशेषता बताइए, अब बच्चा इसमें सोचने लगेगा। यही होता है आपका अपसारी सोच और अभिसारी सोच में अंतर। अभिसारी सोच जहाँ पे आपका एक फिक्स आंसर होता है, अपसारी सोच जहाँ आपका खुद से सोच के अलग आंसर देना पड़ता है। ऑप्शन इसमें फोर्थ ही सही होगा, फोर्थ ही आंसर। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है। समावेश का क्या मतलब होता है दोस्तों शिक्षा में। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। लास्ट है समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। समावेशी शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। समावेश का मतलब यही होता है कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन
सेकंड इज करेक्ट आंसर। पठन व्हीकल मुख्यतः किससे में चुनौतियों से संबंधित है। देखिए व्हीकल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है पठन व्हीकल। यह एक प्रकार से बेकार होते हैं, जो कि बीमारी नहीं होता, बीमारी आप समझते रहिए, बीमारी नहीं होती, यह बेकार होता है। ऑप्शन है सुनने, पढ़ने, बोलने, बोलने व सुनने। पठन व्हीकल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर पठन व्हीकल है किससे संबंधित होगा, पठन व्हीकल है यह आपका पढ़ने से संबंधित होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। अब देखिए नहीं है, जो ऑप्शन नहीं पूछा जाए उसे आप थोड़ा सा हाईलाइट या फिर मार्क कर दीजिएगा। बच्चे वहां पे बहुत गलती कर जाते हैं, नहीं पहला ऑप्शन पढ़ेंगे सही लगेगा यही लगा के चले आएंगे, नहीं उसमें आपको पता करना पड़ेगा, जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है सकारात्मक अधिगम, सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त समायोजन, लास्ट है मानकीकृत निर्देश। अब देखिए मानकीकृत निर्देश आपको हमने क्या बताया था, निगेटिव पॉइंट होता है, और निगेटिव पॉइंट तो आपको बताना है जो गलत होगा, अब गलत ही आपका यही हो जाएगा मानकीकृत निर्देश। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या चाहिए, एक रूपी व कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। देखिए मानकीकृत फिर आ गया, मानकीकृत कैसा है, निगेटिव पॉइंट है, तो हमको माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को बताना है। देखिए कठोर पाठचर्या, कठोर भी क्या है, कठोर भी आपका निगेटिव पॉइंट है, यह भी गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने के हतोत्साहित करना चाहिए, आपको हतोत्साहित करेंगे यह भी गलत हो जाएगा। सीखना है कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित आपका कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज अधिगम ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है दोस्तों। अधिगम जो है सामाजिक संस्कृति के जो सिद्धांत है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, थर्ड है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, लास्ट है पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। इसमें सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सीखें कि सामाजिक उस संदर्भ की भूमिका के अहम मानते हैं, जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। दिया किसने है जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। पियाजे व वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस कार होता है, अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय स्तरों द्वारा, अनुकूल पुनर्बलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं के सक्रिय भागी द्वारा। आपको पता होगा जब तक कि जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की और पियाजे जो सीखना है उसके बारे में जो कहे थे, तो ऑप्शन इसमें और सही होगा उनके सक्रिय भागीदार है, जब तक वह सक्रिय नहीं होंगे तब तक वह नहीं सीख सकते। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे, किसकी बात करें, समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे आप सुगम बनाएंगे। पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न कर, भय तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, तनाव उत्पन्न कर यह भी गलत हो जाएगा। देखिए जो गलत हो जाए उसे काटते जाइए, बचेगा तो उसी में आपको फाइनल करना होगा आंसर। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने के लिए प्रोत्साहित करें, रटन विद्या आपको नहीं अपनाना है, बचा क्या एक ही बचा है। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपायों और अनुमानों रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, यही आपका सही हो जाएगा। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। जब विद्यार्थी खाली जगह की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। कैसा दोस्तों, तनाव का, जब तनाव का करेगा तब वह अच्छे से सीखेगा, आप कहेंगे नहीं। सर्वहीनता संतुष्टित, आप यही बच्चा देखिए, तनाव सर्वहीनता तो यह होगा नहीं, अगर इससे बच्चा यह जब विद्यार्थी तनाव के उठा करेगा तब वो अच्छा सीखेगा, नहीं सर्व का तब नहीं, संतुष्टित। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को खाली जगह किया जाता है, क्या किया जाता है, हतोत्साहित, हतोत्साहित निगेटिव पॉइंट है, होगा नहीं। सुसाधित, खारिज, दंडी, देखिए खारिज कैसा है, यह सब निगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, सुसाधित यही बचाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। तृतीय है अर्थ बनाने की प्रक्रिया को कैसे आप सुगम बनाएंगे। ऑप्शन है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, देखिए बारंबार अभ्यास किस पे फोकस कर रहा है, यह भी तो रटने की प्रक्रिया पर फोकस कर रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण करके, निष्क्रिय आपको अनुकरण नहीं करता है, भौतिक पुरस्कार देकर, यह भी आपको नहीं कहना है, बच्चों को सिर्फ पैसा ही देकर पुरस्कार करें, नहीं। देखिए निगेटिव पॉइंट आपको बताएं, कहेंगे आप तो कहेंगे विद्यालयों में पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जरूर जाता है, लेकिन वह
उसे सम्मान के लिए दिया जाता है। जैसे अभी बताते हैं आपको, इसे एग्जाम्पल के लिए फिक्स करते हैं। जैसे अभी आपका घर में छोटा बच्चा है, अब विद्यालय नहीं जा रहा है, आप बोलेंगे बेटा स्कूल जाओ, 5 रुपये देते हैं। बच्चा 5 रुपये लिए स्कूल चला गया। फिर दूसरे दिन बेटा स्कूल नहीं जा रहा, फिर 5 रुपये लो बेटा स्कूल जाओ। ऐसे कहने से दोस्तों एक दिन वह सिर्फ पैसे के लिए स्कूल जाएगा, हम स्कूल जाएंगे 5 रुपये मिलेगा। जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा स्कूल ही नहीं जाएगा। यह दोस्तों गलत है। भौतिक पुरस्कार देना कुछ हद तक सही है, हद तक मतलब वहीं तक सही है, जिसे बच्चा अच्छा नंबर लाया, क्लास में टॉप कर दिया, उसे थोड़ा सा पुरस्कार दीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज पे उस पर जो है पुरस्कार देते रहे, यह है उसका गलत हो जाएगा। तो खोज अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोजी बनाओ बच्चों को दिया, तो वैसे भी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। खाली जगह समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, नहीं है, नहीं इसमें बताना है गलत। गलत को आप थोड़ा सा इंडिकेट जरूर कर दीजिएगा। प्रक्रियात्मक अभिद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्त, स्वानुभाविक कलन विधि। कलन विधि कैसा है दोस्तों? कलन विधि निगेटिव पॉइंट है, और इसमें पूछा क्या है? निगेटिव पूछा है। जब मान लीजिए इन सब के बारे में आपको नहीं पता, यह तो पता है कलन विधि क्या होता है, दोहराव विधि, यह गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ही बताना है। इस प्रकार से आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, थोड़ा सा एडवांस बनने का प्रयास करिए कि सही पूछा है, हमको सही नहीं पता रहा है, उसमें जो गलत है पहले वही हटा दें। गलत पूछा है, सही वाला नहीं समझ पा रहा है, गलत कौन है, कलन विधि एक तो जान रहे हैं। ऐसे जो जो आपको, अब आपके पास 4 ऑप्शन होगा, ऐसा तो हो नहीं चारों ऑप्शन में आपको तो कोई भी ऑप्शन के बारे में नहीं पता, उसमें 1-2 ऑप्शन तो आपको पता ही रहता है ना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको पता है, पहले वही हटा दीजिए, जो बचता है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सीखने कैसा है? निष्क्रिय रूप से है। कैसा है? रचनावादी कक्षा में निष्क्रिय रूप से बच्चा सीखेगा, आप कहेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। का स्वरूप सामाजिक होता है। अभी तो इस पे रुकते हैं। पाठ पुस्तक केंद्रित होता है। पाठ पुस्तक केंद्रित कैसा है? नेगेटिव है। परीक्षा केंद्रित भी कह रहे हैं, बच्चा परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा, एक ही बचा सेकंड। इस प्रकार से आप छांटने का प्रयास किया करिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलताओं के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठचर्या, संदर्भित पाठचर्या, सक्रिय पाठचर्या, पाठचर्या का मानकीकरण। देखिए मानकीकरण आपको हमने बताया ना, मानकीकरण कैसा है? निगेटिव पॉइंट है, और यही आपका गलत हो जाएगा। और गलत विफलता का जिम्मेदार पूछा है, विफलता का जिम्मेदार मानकीकरण ही है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। यह दोस्तों आज जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यह उसका आंसर की है। हम आपको जब आंसर की इसलिए यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि आपको जब हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कराएं तो आप इस पीडीएफ के जरिए आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना स्कोर भी चेक करने का प्रयास करिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम सब ये क्लास ब्रेक करेंगे दोस्तों, और हम सब कल आपसे फिर एक नई वीडियो मिलेंगे। अगर आप इस क्लास पे नए थे तो क्लास को और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपसे हम फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।